नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के एक न्याय विभाग ने हत्या की साजिश के एक मामले में भारत के पूर्व रॉ अधिकारी के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। ये पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने पूर्व रॉ अधिकारी 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तय किए हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में बताया है कि विकास यादव को अमानत नाम से भी जाना जाता था। विभाग ने बताया कि विकास यादव के साथ कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल एक और व्यक्ति 53 वर्षीय निखिल गुप्ता को पहले ही अमेरिका प्रत्यार्पित किया जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि विकास यादव फरार है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग इस पूरे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल भारतीय कर्मचारी विकास यादव और उसके साथी निखिल गुप्ता के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिशों को नाकाम कर दिया था। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी FBI का कहना है कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने यानी कि पूर्व अधिकारी ने कथित तौर पर अपने साथी के साथ मिलकर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का प्रयास किया है। FBI किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ की हिंसा की कोशिशों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी MVA ने राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से 263 पर सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। इसमें सपा को भी शामिल कर 2 सीटें देने का फैसला किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को मुंबई आ रहे हैं, जहां उनसे इस दिशा में बातचीत भी होनी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सपा को सीट देकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने हरियाणा की भूल को सुधार किया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को 7वीं सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। वो 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। जब होगी वो भी सपा के खाते में जाएगी, क्योंकि ये सीट सपा के पास शुरू से रही है। लेकिन सपा ने गुरुवार को अपने 7वें प्रत्याशी की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिश्नोई गैंग के सदस्यों के प्रत्यार्पण यानी एक्सट्रेडिशन को लेकर कहा कि भारत ने कनाडा से कुछ अपराधियों के प्रत्यार्पण की मांग की है, जिनमें बिश्नोई गैंग या अन्य गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रत्यार्पण के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रत्यार्पण को लेकर 26 मामले लंबित हैं। इन मामलों के अलावा प्रोविजनल अरेस्ट की जानकारी, जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, ऐसे कई मामले भी कनाडा में लंबित पड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 अपराधी जो भगौड़े हैं, हमने मांग की है कि उनका प्रत्यार्पण होना चाहिए। इनका नाम गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लखवीर सिंह और अर्शदीप सिंह गिल है। उन्होंने कहा कि इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग या अन्य गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य गैंग के बारे में हमने कनाडा से कई साल पहले और हाल ही में भी उन्हें बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट की मांग की है। अब तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई गिरफ्तारी की है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय न्याय संहिता के उन दंडनीय प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो बलात्कार के लिए पति को मुकदमे से बचाता है। अगर पत्नी की सहमति नहीं तो तब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को क्यों ना रेप की श्रेणी में रखा जाए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़ित उसकी पत्नी है। कोर्ट में दलील दी गई कि ये जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि अगर ऐसे मामलों के अपराध की कैटेगरी में लाया गया तो इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और विवाह की संस्था भी प्रभावित होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अपवाद के तहत शादी के बाद पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया जाए तो क्या एक नए तरह के अपराध का निर्माण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की छूट देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी पर हमला करने या अभद्र व्यवहार करने की हद तक चला जाता है तो कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर जबरदस्ती संबंध बनाने की बात हो और पत्नी मना कर दे और अगले दिन FIR दर्ज करवा दे तो क्या होगा। इस मामले में वकील नंदी ने कहा कि किसी भी महिला को ना कहने का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका हाँ कहना। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा तो क्या पति को पत्नी के इनकार को मान लेना चाहिए या तलाक दाखिल कर देना चाहिए। एडवोकेट नंदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पति को अगले दिन तक इंतजार करना चाहिए और अधिक हैंडसम बनकर आना चाहिए। इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले हमास नेता याह्या सिनवार को उसने मार दिया है।
इजरायल की सेना ने इस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि 61 साल के सिनवार इस दौरान अपना ज्यादातर समय गजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिताया करते थे। सिनवार के साथ उनके अंगरक्षक होते थे। साथ ही वो इजरायल पर हमले के दौरान हमास की ओर से बंधक बनाए गए नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत पर अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया है। कमला हैरिस ने याह्या सिनवार की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास के नेता याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के पीड़ितों पर और गजा में मारे गए बंदूकों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। कमला हैरिस ने कहा कि उनके हाथों पर अमेरिकी खून था। उनकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया बेहतर स्थिति में है। ये गजा में हो रहे युद्ध को खत्म करने का एक मौका है। याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। क्या रूस इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर गया है? क्या वो हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है? वो इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक फ्रांसीसी अखबार को बताया है कि इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की तलाशी में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक रूसी हथियार मिले हैं। हालांकि इजरायली सेना ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बारे में अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि पिछले महीने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद से लेबनान के अंदर इजरायल के छापे में रूसी और चीनी एंटी टैंक हथियार पाए गए। इजरायल कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह से भी युद्ध चल रहा है। लेबनान में इजरायल जमीनी हमले भी कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जमीनी हमलों में इजरायल से पीछे नहीं हट रहा है। इस बीच अब इजरायली नौसेना के अधिकारियों ने जो सूचना दी है उससे इजरायल के होश उड़ गए। इजरायली नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के पास अभी भी एक सक्रिय नौसेना शाखा है जिसके पास जहाज रोधी मिसाइलें हैं और नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। आईडीएफ ने पिछले दशक में हिजबुल्लाह की नौसैनिक क्षमताओं पर बारीकी से नजर रखी हुई है। आईडीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के पास रूस की बनाई हुई सुपरसोनिक याकुट मिसाइलें हैं। आकलन के मुताबिक मिसाइल रूस से सीरिया को बेची गई थी और फिर हिजबुल्लाह को ट्रांसफर कर दी गई। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से एक गुप्त नौसैनिक इकाई भी तैयार कर रखी है। नौसेना अधिकारियों का मानना है कि इस बात की संभावना कम है कि हिजबुल्लाह अचानक नौसैनिक हमले की कोशिश करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का शुक्रवार को तीसरा दिन है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिस वजह से दूसरे दिन टॉस के बाद खेल शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि पहली पारी में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। पूरी भारतीय टीम महज 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, सिमट गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।